औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। सो डियर एस्पायरेंट्स, अल्लाह ताला के हम्दो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर सिक्स लेक्चर फॉर सेवंथ लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड एडवांस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो हमारी बुक है कैप्सूल फॉर एजुकेशन वो स्टार्ट की हुई है। तो ये भी हमारे पास एक वन लाइनर बुक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ना वो लाइट में ना लें, और इसके जो सारे एमसीक्यूज हैं उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो आप टाइमली क्लास में आया करें। थैंक यू सो मच। तो जी, 6 नंबर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 104 जो एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज इंशाल्लाह 105 एमसीक्यू जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। स्कोर दैट इज अटेन्ड बाय मोर सब्जेक्ट देन एनी अदर स्कोर इज कॉल्ड मोड। यानी कि वो स्कोर या वो नंबर जो कि बाकी जो नंबर हैं उनसे ज्यादा टाइम आ रहा हो, यानी कि बार बार आ रहा हो, उस स्कोर को हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी भी वर्ड की रेपिटेशन बार बार हो रही हो तो वो क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये 106 एमसीक्यूज आ जाता है। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू इफेक्ट द डिसीजन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द अदर। ये लीडरशिप जो है ये एक क्वालिटी है। अगर लीडरशिप, लीडर और ट्रेनर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि लीडर जो होता है वो इनेट होता है, वो बाय बर्थ होता है, ये गॉड की तरफ से उसके अंदर क्वालिटी होती है, लीडिंग क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होती है। और बाकी और इसके बाद बाकी जो यानी कि हमारे पास ट्रेनर होता है, ये इनेट नहीं होती, ये हम एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से ये चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। और लीडर की जो क्वालिटी है वो इनेट होती हैं, वो बाई बर्थ होती हैं। ओके जी, तो इसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हम देखते हैं। सो द काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस आर, हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है उसकी टू टाइप्स होती हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और इसके बाद 108 एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं। पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट इज आफ्टर सर्विस ऑफ, यानी कि पेंशन जो है ना वो कौन सी एज के बाद दी जाती है, जब आपकी सर्विस जो है, यानी कि कितने साल हो जाती है। जब आपकी सर्विस 25 साल हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेंशन अलॉट की जाती है, पेंशन दी जाती है। तो उसके बाद ये 109 एमसीक्यूज आ जाता है। पर्सन हु मोटिवेट द अदर पोजेस द क्वालिटी ऑफ लीडर, ठीक है। अब देखें, एक जो लीडर है उसके अंदर ये लीडिंग स्किल मौजूद होती है कि वो क्या करता है, बाकी लोगों को मोटिवेट करता है, उनको वार्म अप करता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी कंटेंट जो है ना वो प्रिपेयर करने के लिए। और एक अच्छा टीचर जो है उसके अंदर लीडिंग स्किल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर के अंदर ये स्किल मौजूद होगी तो ही वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकेगा लर्निंग के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आता है 110 आ जाता है जी। द फिस्कल प्लानिंग अकाउंटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड बजटिंग। यानी कि बजटिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप फाइनेंशियली प्लानिंग करते हैं, फिर अकाउंटिंग करते हैं कि आपने अपनी इनकम कहाँ कहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्ट करनी है, और फिर आप अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो मेंटेन करते हैं। तो ये सारा काम आप किस में करते हैं, आप बजटिंग में कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी 111 एमसीक्यूज आ जाता है। अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून देयर आर टू मेन स्ट्रीम ऑफ नॉलेज, यानी इब्न खल्दून के मुताबिक नॉलेज की टू मेन टाइप्स हैं। यानी कि उन्होंने फर्ज ऐन और फर्ज की किफाया जो है, उन्होंने नॉलेज के हवाले से जो है ना वो बात की है। दो टाइप्स में उन्होंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है।
इसके बाद इब्न खल्दून बिलीव इन दी सुपरियरिटी ऑफ रिलीजियस साइंस ओवर दी रैशनल, यानी इब्न खल्दून साहब जो हैं ये किसके ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं रिलीजियस साइंस की निस्बत रैशनल जो साइंस है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि इंसान को इन्वेंशंस करनी चाहिए, थिंकिंग थॉट जो प्रोसेस है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो फोकस किया है इब्न खल्दून ने। ठीक है, तो उसके बाद ये 113 MCQs है। हु सेड एजुकेशन शुड स्ट्राइव फॉर द कंप्लीशन ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि एजुकेशन जो है ये क्या करती है, इंसान के जो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ होते हैं उनको अकम्प्लिश करती है, उनको फिलफुल करती है। तो ये किन की परसेप्शन है, ये किसने कहा है, तो ये हमारे पास इब्न खल्दून साहब जो हैं उन्होंने कहा है। ठीक है, उसके बाद 114 MCQs आ जाता है। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कौन सी ऐसी इवेल्युएशन होती है या असेसमेंट होती है जो कि हम एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द लर्निंग ईयर करते हैं, तो वो हमारी सम्मेटिव असेसमेंट होती है। अच्छा, सम्मेटिव असेसमेंट को अगर हम रिलेट करना चाहें तो मैंने आपको अप्रोचेस पढ़ाई थी। हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, असेसमेंट एज लर्निंग आता है। तो ये जो हमारी सम्मेटिव असेसमेंट है ये कौन सी हमारी अप्रोच से रिलेट करती है? जी बताएं प्लीज। ये जो सम्मेटिव असेसमेंट है ये कौन सी हमारी जो अप्रोच है, असेसमेंट अप्रोच, उससे बिलोंग करती है? जी कोई आइडिया है इसके बारे में? assessment, sir, evaluation for learning. जी नहीं, फॉर लर्निंग नहीं है। आप अल्लाह के नेक बंदे, आप लेक्चर ध्यान से लिया करें और पढ़ा करें। मैंने आपको बताया था हमारे पास बेसिकली 3 अप्रोचेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। जब ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस आप स्टूडेंट की असेसमेंट कर रहे हों, एवेल्युएशन कर रहे हों, तो वो फॉर लर्निंग होती है, जिसमें हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट थी और डायग्नोस्टिक असेसमेंट थी। ठीक है, और एट एट द एंड ऑफ द सेशन, जब आपका लर्निंग सेशन एंड हो जाता है, जब आपका लर्निंग प्रोसेस एंड हो जाता है, तो जब आप असेसमेंट करते हैं या इवेल्युएशन करते हैं, वो आपकी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, क्योंकि आपका जो लर्निंग प्रोसीजर होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए हम इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। सबमेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 115 एमसीक्यू। देखें, सुपरा नेशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज, यानी सुपर नेशन जो है इसको बोलते हैं, यानी कि ये कौन सी एज में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, तो ये 60 ईयर की एज में, जब किसी भी एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट सर्वेंट की एज 60 साल हो जाती है, तो उसको जो पेंशन दी जाती है उसको सुपरा नेशन नेशन जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जी 116 एमसीक्यूज आ जाता है। लाइफ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस इज द बेसिक एजुकेशन पॉलिसी इज प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो फिलॉसफी है ये चेंज के ऊपर बात करती है। ये कहती है कि लाइफ हमेशा कंटिन्यूसली क्या है, चेंज हो रही है, तो इसकी जो स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 117 एमसीक्यूज आ जाता है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस इन रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये हमारे पास स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो फिलॉसफी है इसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके बाद ये स्टार्ट हुई थी। तो वर्ल्ड वार के दौरान क्योंकि जो पूरा निज़ाम था, पूरा जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर चुका था। हर तरफ जो है ना वो अनजस्टिस था, और बराबरी थी और करप्शन थी, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर वहाँ पे मौजूद थे। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म फिलॉसफी के जो फाउंडर हैं, जो एक्सपोनेंट है, वो कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर
चेंज लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पूरा जो सोशल ऑर्डर है, पूरा जो सिस्टम है वो चेंज करना पड़ेगा। आप एक आध फैक्टर में चेंज करके रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। आप इक्वालिटी या जस्टिस जो है ना वो नहीं कंट्री के अंदर ला सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो सिस्टम है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास है रिकंस्ट्रक्शनिज्म फिलोसफी। उसके बाद ये 118 एमसीक्यूज आ जाता है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच मेक मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एंड एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड इसेंशियलिज्म। यानी कि हमारे पास कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो कि मैन को, सॉरी ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है, यानी कि कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो कि हमें अपने जो काम है, अपने जो एक्शन है, उनका रिस्पॉन्सिबल बनाती है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको क्रक्स ऑफ एजुकेशन वन लाइनर करवाई है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी है, इसमें वो कहते हैं कि हमने स्टूडेंट को फ्री एंड फ्रीडम देनी है। ठीक है, उनको फ्री विल देनी है ताकि वो अपनी मर्जी से राइट और रॉन्ग जो है उसके बारे में डिसीजन कर सके, उनको चेक कर सके। ठीक है, अपनी जो डिजायर है उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को सिलेक्ट करें। फिर जो जब वो अपनी ओपिनियन, अपनी जो चॉइस है उसको फॉलो करते हुए चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, उनको जो अपने जो काम है, अपने जो एक्शन है, फिर वो उनके वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। ठीक है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट है, ये कहते हैं कि एग्जाम बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, हमें बच्चों से एग्जाम नहीं लेने चाहिए, तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी है। ठीक है, तो इसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है जी 119। हचिंग गिव द कंसेप्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन। हचिंसन जो है ना, ये हमारे पास एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने जो लिबरल एजुकेशन है उसका कंसेप्ट दिया है, आपने इनको याद रखना है। उसके बाद ये 120 एमसीक्यूज आ जाता है, द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे बेहतर और बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वो कौन सा है, वो प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग है। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि हमने बच्चों को प्ले वे मेथड के जरिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे जो है ना वो खेल कूद में लर्निंग कर सकें। ठीक है, इसके बाद ये 121 एमसीक्यूज आ जाता है, एजुकेशनल डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट। पाकिस्तान का जो एजुकेशनल डिसिप्लिन है वो क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है, क्या चीज ज़ाहिर करता है, तो वो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसको ज़ाहिर करता है। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम 122, 122 में हु सेज परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। यानी कि कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो कहती है कि परमानेंसी जो है वो बहुत ज्यादा रियल है चेंज की निस्बत। यानी हमें सबसे ज्यादा जो ओल्ड बुक्स हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जो ओल्ड कल्चर्स या ओल्ड वैल्यूज हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें चेंज की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी फिलोसफी कहती है, तो ये हमारे पास पीरियलिज्म फिलोसफी है। पीरियलिज्म जो फिलोसफी है ये कहती है कि हमें ओल्ड बुक्स बच्चों को पढ़ानी चाहिए, ओल्ड ट्रेडिशन वैल्यूज से बच्चे को रोशनास करवाना चाहिए। तो ये जो पीरियलिज्म है ये परमानेंटली जो है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है। ये चेंज पे बिलीव नहीं करते, ये कहते हैं कि जो चीजें परमानेंट है, जो सदियों से चली आ रही हैं और अभी भी हमेशा चलती रहेंगी और आने वाले टाइम के लिए भी चलती रहेंगी, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो रियल होती हैं। ये पीरियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उनकी परसेप्शन है। ठीक है, तो इसके बाद जी देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है जी, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 123 है, विजुअल एड्स नीड टू अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन large enough to be seen in the back of the room and rehearsed to be used effectively. Which type of evaluation determine the student
prerequisite skill to begin instruction is placement assessment। ठीक है, अब देखिए ना, ये जो स्टेटमेंट पूरी है इसको आप जरा गौर से अगर रीड करते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जब आप विजुअल जो एड्स हैं उनका अप्रोप्रिएट यूज करके किसी भी सिचुएशन में आप क्या करवाते हैं, स्टूडेंट से रिहर्सल करवाते हैं, उनसे कोई प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, क्लासरूम के अंदर या किसी रूम के अंदर, ठीक है, और आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो इस लेवल पे आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्लेसमेंट असेसमेंट कर रहे होते हैं, ताकि आप स्टूडेंट को जो नेक्स्ट स्टेज है उसके ऊपर उनको एडमिशन दे सकें, उस पर उनको प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 124 MCQs आ जाता है। बार ग्राफ्स ग्राफिकली illustrate the value of different commodities with a sequence of column corresponding in height or length to each item being measured by proportional sampling technique is used। यानी कि इसमें ये सैम्पलिंग टेक्निक जो है ना वो क्यों यूज की जाती है बार ग्राफ में। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ी अरेंजमेंट आगे पीछे हो गई है इसके बारे में। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज हमने 124 एमसीक्यूज पढ़ा है, तो इसमें बेसिकली ये है कि बार ग्राफ जो है उसको हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम ग्राफिकली पिक्टोरियल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, बार ग्राफ होता है। यानी कि हम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके जो रेट्स हैं, उनकी जो लेंथ है, उनकी जो हाइट है, उसके हवाले से अगर हम डिस्कस करते हैं और उनका एक हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। और वाई प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज, और इसमें ये जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये भी हम यूज करते हैं। क्यों हम यूज करते हैं, ताकि हम जो हाइट और लेंथ ऑफ द कमोडिटीज है उनको मेजर कर सकें। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी चीज जो है उसकी जो डिमांड है वो हाई लेवल पे जा रही है, और कौन सी चीज है जिसकी जो डिमांड है वो लो लेवल पे जा रही है, और किस चीज की जो सप्लाई है वो ज्यादा है और किस चीज के रेट्स कम है। ये सारी चीजें इसमें मेजर की जाती हैं और देखी जाती हैं। इसके बाद ये 125 एमसीक्यूज आ जाता है। यूज्ड, जस्ट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑप्शन में जो है ना वो गड़बड़ हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँ, वेट कीजिएगा प्लीज। जी, अब ठीक हुआ है। Why proportional sampling technique is used in the selection of individual for study। यानी कि हम ये जो प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की सिलेक्शन के लिए, टू अचीव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द ग्रुप। हम ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्या करें, उसके जो रिजल्ट हैं उनको हम जर्नलाइज कर सकें, बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद ये 126 एमसीक्यूज आ जाता है। कंटेस्ट ऑफ स्पीचेस इज द लर्निंग सोशल एंड कल्चरल बाय मींस ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। यानी कि आप क्या करें, कुछ स्पीच के जरिए अगर आप सोशल या कल्चरल जो है ना वो तरीके से आप एक एजुकेशन एजुकेशन आपका प्रोसेस है जिसके जरिए आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है। एम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन बी इम्पोर्टेड, ताकि हम जो पाकिस्तान का जो एम है, पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम का जो एम है, हम क्या करें वो स्टूडेंट के अंदर इम्पार्ट कर सकें, स्टूडेंट के अंदर डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद 127 MCQs इन ऑल द एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान। द फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, यानी कि तमाम की तमाम जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें बेसिक जो पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, यानी पाकिस्तान के एजुकेशन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम इस्लामिक आइडियालॉजी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को क्या करें, नॉलेज प्रोवाइड कर सकें और उनको एजुकेशन दे सकें।
उसके बाद ये 128 एमसीक्यूज आ जाता है, विच वाज द मोटिव ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान जो मूवमेंट है, जो तरीके पाकिस्तान, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि हम इस्लामिक आइडियालॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम एक अलग स्टेट हासिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद 129 एमसीक्यूज आ जाता है। उसके बाद ही हमारे पास 129 एमसीक्यूज आ जाता है। नाउ द स्टूडेंट नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम एंड हाउ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, यानी कि कौन सी ऐसी जो थ्योरी है जो कि स्टूडेंट की जो नीड है, स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है, उनको मेजर करती है। दूसरा, उनके जो क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर, तो ये कौन सी हमारे पास फिलॉसफी है? तो ये हमारे पास जो फिलॉसफी है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहते हैं, या ह्यूमनिज्म थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ये थ्योरी इसके हवाले से अगर हम मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास मैस्लो जो है उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड जो दी है उसको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। उसमें जो इंसान की डिफरेंट नीड्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो उसके बाद ये 130 एमसीक्यूज देखते हैं हम। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक इज एट द कोर ऑफ प्रीनियलिज्म। ये जो प्रीनियलिज्म है, मैंने आपको बताया कि ये परमानेंसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है, चेंज के ऊपर फोकस नहीं करती। ये ओल्ड बुक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। ये कहती है कि हमने बच्चों को ओल्ड बुक्स जो है ना उनका नॉलेज देना है, उनकी इंफॉर्मेशन बच्चों को हमने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके बाद ये 131 एमसीक्यूज आ जाता है। नोइंग द स्टूडेंट एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस ऑफ फेलियर एंड प्रोवाइड फीडबैक। तो ये हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है, यानी कि इस ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है इसमें क्या किया जाता है कि हम स्टूडेंट की सक्सेस और जो फेलियर है उनको जज करने की कोशिश करते हैं और फिर अपना क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं। ये हमारी कौन सी थ्योरी होती है? तो ये हमारी है कॉग्निटिव थ्योरी। इन क्लासिकल कंडीशनिंग द सिलाइवेशन ऑफ द एनिमल वाज द यूसीआर। यूसीआर किसे क्या मुराद है? किसी स्टूडेंट को पता है? यूसीआर ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इसको कहा जाता है। आपको शायद इंफॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपनेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे पास एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं इवन पैवलोव, उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जब हम साइकोलॉजी का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो हमारे पास ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास B.F. स्किनर। उन्होंने, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्रेजेंट की थी। मैं आपको ना इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें स्टिमुलस जो है वो पहले प्रोवाइड किया जाता है और फिर रिस्पॉन्स जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो ओपरेंट कंडीशनिंग है उसमें रिस्पॉन्स जो है वो पहले लिया जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? रिवार्ड दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, या फिर स्टिमुलस उसको बाद में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखें B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये जो हमारी ओपरेंट कंडीशनिंग है इसको फॉलो करते हुए हम अब स्टडी कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे, हमारे जॉब जो है ना वो लेक्चरशिप की मिलेगी, या हेड मास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले से कोई जो है ना वो यानी कि स्टिमुलस या कुछ पैसे या कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, ठीक है। तो जब हमारी जॉब हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या होगा? स्टिमुलस मिलेगा। उसके बाद हमें जो है ना वो जजा या सजा ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो पहले हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, पहले हम तैयारी कर रहे होते हैं, पेपर देते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ये हमारी क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है। तो जब आपको पहले आप देखें ना कि एक बच्चे से काम करवाने के लिए आप समटाइम उसको क्या कर देते हैं? उसको चॉकलेट दे देते हैं कि बेटा आप जो है ना वो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो पहले मैं आपको चॉकलेट देता हूँ और इसके बाद आप क्या करें? ये काम कर लें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। या फिर आप ये समटाइम कह देते हैं कि बेटा आप ऐसे करें
कि जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ये क्वेश्चन मुझे सुना देंगे, ये हल करके दिखा देंगे, तो फिर मैं आपको चॉकलेट देंगे। ये क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। मेन डिफरेंस इसमें यही है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें आपको जो स्टिमुलस है वो पहले दिया जाता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपको स्टिमुलस बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी क्लास में आया करें। आप देख लें 9:44 है, जो है ना वो हो चुके हैं। हमारी जो थर्ड क्लास है उसका टाइम भी होने वाला है। तो आप लोग अभी आ रहे हैं तो क्लास को सीरियस लें, अपना टाइम जो है ना वो आप वेस्ट ना करें। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं आप? नो सर। चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़ जी। हमारे